आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंपैरेटर्स इन MSP 430 माइक्रो कंट्रोलर। MSP 430 में कंपैरेटर्स जो यूज होते हैं उसमें जनरली कंपैरेटर ए, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन ADC या फिर सिग्मा डेल्टा ADC का यूज किया जाता है। अगर हम बात करें कंपैरेटर ए की, तो कंपैरेटर ए इसके दो वर्जन्स अवेलेबल हैं, जिसमें एक को हम बोलते हैं कंपैरेटर ए और दूसरे को बोलते हैं कंपैरेटर ए प्लस। अगर कंपैरेटर की बात करें तो ये एक सिंपल और चीप मॉड्यूल प्रोवाइड करता है और इसका यूज करते हुए आप कंपैरेटर के दो इनपुट्स जो कि नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग टर्मिनल्स पर अवेलेबल रहते हैं उनको कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन के बेसिस पर आप आउटपुट अचीव करते हैं। आउटपुट आपको कंपैरिजन के बेसिस पर हाई या लो मिल पाता है। इसको टाइमर ए के साथ यूज करते हैं और उस समय इसका यूज करते हैं ताकि टाइम कांस्टेंट को मेजर किया जा सके और उस समय एक RC सर्किट का यूज भी इसमें किया जाता है। तो आज के क्लास में हम लोग बेसिकली इसी कंपैरेटर के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। फिलहाल देख लेते हैं और कौन-कौन से कंपैरेटर्स हैं, जिसमें से एक है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन ADC, यानी कि सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये दो वर्जन में अवेलेबल होता है। एक को हम बोलते हैं ADC 10 और एक को बोलते हैं ADC 12। तो ADC 10 और जो ADC 12 हैं, वो इस बात पे ये नंबर डिपेंड करता है कि इसका जो आउटपुट है वो 10 बिट का आउटपुट है या फिर 12 बिट का आउटपुट है। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। और नेक्स्ट है सिग्मा डेल्टा ADC। सिग्मा डेल्टा ADC ये भी दो वर्जन्स में अवेलेबल है। इसमें एक को हम बोलते हैं SD16 और दूसरे को बोलते हैं SD16A। तो इसके ये दो वर्जन्स हैं, दोनों ही 16 बिट का आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ इसकी खास बात ये है कि ये हायर रेजोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है। तो हम लोगों को तीनों को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंपैरेटर के बारे में, यानी कि कंपैरेटर ए के बारे में। तो आइए इसको हम लोग स्टडी करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, तो कंपैरेटर ए की अगर हम बात करें तो कंपैरेटर ए में इसको ये एक एनालॉग कंपैरेटर की तरह यूज करते हैं इसको, क्योंकि हम जानते हैं कि एनालॉग वैल्यूज को हम कंपेयर कर रहे हैं और उनको कंपेयर करते हुए जो हमारा आउटपुट मिलेगा, एक डिजिटल आउटपुट हमें मिलेगा। इसमें दो इनपुट टर्मिनल, जैसा कि मैंने बताया, V प्लस और V माइनस अवेलेबल रहेंगे, इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। इसका आउटपुट आपको हाई कब मिलेगा? जब V प्लस इज ग्रेटर देन V माइनस, ये कंडीशन फुलफिल होगी, तब आपको आउटपुट हाई मिलेगा। और लो कब मिलेगा? जब कंडीशन फुलफिल होगी V प्लस इज लेस देन V माइनस। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, it provides a basic bridge between the analog and digital domains and acts like a one bit ADC। तो इसको वन बिट ADC भी बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके इनपुट के करस्पॉन्डिंग आप देखते हो कि इनपुट पे आपको एनालॉग इनपुट आप लगाते हो, उनको कंपेयर करते हो और कंपैरिजन के बेसिस पर जो आउटपुट है वो हाई या लो मिलता है, और इसी वजह से हम इसको वन बिट ADC भी बोलते हैं। Comparator A plus module is switched on and off with the CA on bit। तो CA on bit का मतलब है comparator A on bit। इस बिट का यूज करके इस कंपैरेटर को या तो ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? इट इज ऑफ बाय डिफॉल्ट टू सेव करंट। करंट को सेव करने के लिए हम इसको ऑन या ऑफ कर लेते हैं, ऑफ रखते हैं जनरली जब इसका यूज ना हो रहा हो। तो चलिए इसका डायग्राम अब देख लेते हैं। कंपैरेटर ए का डायग्राम। ठीक है, कंपैरेटर ए का ब्लॉक डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। आइए हम लोग देखते हैं इस ब्लॉक डायग्राम में क्या क्या बातें दी हुई हैं, उनको एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। कंपैरेटर ए, कंपैरेटर आप देख पा रहे हो, कंपैरेटर यहाँ पे लगा हुआ है। इसके दो इनपुट, इन्वर्टिंग टर्मिनल V माइनस, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल V प्लस, दोनों लगे हुए हैं। इसके बेसिस पर आउटपुट मिलेगा। और आउटपुट मैंने क्या बताया? अगर V प्लस बड़ा होगा तो पॉजिटिव, और अगर V माइनस बड़ा होगा तो लो आउटपुट मिलेगा। इसके बेसिस पर हम आउटपुट ले लेंगे। इसका आउटपुट मिलेगा कहाँ पर? इसके आउटपुट आपको मिलेगा
सी ए आउट जो पिन है, यहाँ पर आउटपुट आपको मिलेगा। सी ए आउट से हमारा मतलब क्या है, कंपैरेटर ए आउटपुट बिट। तो कंपैरेटर ए आउटपुट में आपको इसका आउटपुट मिलेगा। साथ ही साथ दो और आउटपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट्स अवेलेबल हैं। क्या क्या है ये, एक को हम बोल रहे हैं CCI1B। तो CCI1B आपका क्या है, ये टाइमर ए को क्लॉक प्रोवाइड करने का एक प्रोविजन, एक इनपुट दिया गया है। आपने जब हम लोगों ने टाइमर ए पढ़ा था तो वहां पर आपने देखा था कि टाइमर ए में CC1IB एक एज अ इनपुट प्रोवाइड करते थे, ताकि एक प्रॉपर जो टाइमिंग फ्रेम वाला जो एक टाइमिंग डिले वाला सिग्नल है वो प्रॉपरली प्रोवाइड कर सके। साथ ही साथ CAIFG ये क्या है, ये है आपका कंपैरेटर ए इंटरप्ट फ्लैग। तो इंटरप्ट फ्लैग जनरेट होगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे इसके कंट्रोल डायग्राम में, जब इसका कंट्रोल रजिस्टर के बारे में जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। साथ ही साथ इसका जो आउटपुट है उसे एक फिल्टर के थ्रू भी पास कराते हैं, जिसका नाम है, जिसका जो किससे कंट्रोल होता है, जो कि CAF बिट से कंट्रोल किया जाता है। तो CAF जो बिट है इसको बोलते हैं इस कंपैरेटर ए फिल्टर बिट। तो कंपैरेटर ए फिल्टर बिट अगर 1 होता है तो आउटपुट को एक आरसी फिल्टर से पास किया जाएगा। अदरवाइज अगर आप नॉन फिल्टर आउटपुट चाहते हो तो इस बिट को हम ऑफ कर देंगे। तो ये बिट कैसे ऑन या ऑफ करना है इस चीज को हम लोग आगे देखेंगे इसके रिस्पेक्टिव कंट्रोल रजिस्टर में। चलिए अब हम लोग वापस आ जाते हैं यहाँ पर अपने कंपैरेटर ए पर, जिसमें दो इनपुट लगे हुए थे, एक आपका नॉन इन्वर्टिंग और दूसरा इन्वर्टिंग टर्मिनल था। अब हम देख रहे हैं कि इसको हम कैसे क्या क्या यहाँ पर एज अ इनपुट प्रोवाइड करा सकते हैं। इनपुट प्रोवाइड करवाने के लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने कुछ डिफरेंट वोल्टेजेस जो है वो यहाँ पर दे रखे हैं, जिनको हम इन इनपुट टर्मिनल्स पर प्रोवाइड कर पाएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, CAREF, यानी कि कंपैरेटर ए रेफरेंस वोल्टेजेस। कंपेयर ए रेफरेंस वोल्टेजेस में आप देख रहे हैं 3 तरह के वोल्टेजेस अवेलेबल हैं। पहला है 1/4 VCC, यानी कि जो VCC सप्लाई प्रोवाइड होगी उसका 1/4 यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, इसको हम चूज कर सकते हैं। या फिर 1/2 VCC, इसको चूज कर सकते हैं, VCC का आधा। या फिर V डायोड, जो कि एक फिक्स वोल्टेज को डिफाइन करता है। इन तीनों में से किसी एक को हम चूज कर सकते हैं। और इस प्लेस पर यहाँ पर इसका जो आउटपुट है कंपैरेटर रेफरेंस वोल्टेज का, वो उसे हम बोलेंगे VCAREF। और इस आउटपुट को हम प्रोवाइड कहाँ पे कर रहे हैं, CARSEL, यानी कि कंपैरेटर ए रेफरेंस सिलेक्टर। तो रेफरेंस सिलेक्टर क्या कर रहा है, जो भी आप इसमें से वोल्टेज जो है वो चूज कर रहे हो वोल्टेज लेवल्स में, या तो उसको कहाँ पर अप्लाई करेगा, या तो उसको नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई करेगा या फिर इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई करेगा। किस पर अप्लाई करेगा, कैसे डिसाइड होगा, इसके कंट्रोल रजिस्टर से पता चलेगा। कंट्रोल रजिस्टर को भी हम देखेंगे और कंट्रोल रजिस्टर से ये बात हमें अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए, इसमें एक बिट ये भी था जहाँ पे एक क्रॉस लगा हुआ है, तो इसको क्या कर रहे हैं, नॉट सिलेक्टेड। अगर आप इन तीनों में से किसी को नहीं सिलेक्ट कर रहे हो तो आप इसको भी चूज कर सकते हो। इसका मतलब क्या होगा कि आप कंपैरेटर ए रेफरेंस वोल्टेज में से कोई भी वोल्टेज नहीं सिलेक्ट करना चाह रहे हो, और जो एक्सटर्नल आपके सिग्नल्स हैं इन कंपेयरिंग के, उनको यूज करना चाह रहे हो। तो अगर आप इसको नहीं करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, जो कंपेयर ए रेफरेंस वोल्टेजेस है उसको हटा सकते हो, उसको ऑफ कर दोगे। और उसको ऑफ करने का मतलब क्या होगा, इससे पावर भी आप सेव करोगे। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि अगर अब चलिए हमने इसको ऑफ कर दिया तो फिर क्या और क्या क्या जो है एज अ इनपुट हम ले पा रहे हैं। तो जो इनपुट है आप देख रहे हो, जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल V+ टर्मिनल है, उसके करस्पॉन्डिंग जो इनपुट हमने लिए हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो ऊपर की तरफ, यहाँ पर 3 डिफरेंट इनपुट जो है वो दिए गए हैं, CA0, CA1, CA2। तो इन 3 में से किसी एक को हम चूज कर सकते हैं, किसी एक को सिलेक्ट करके उसको अप्लाई कर सकते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर। उसी तरह से जो आपका इन्वर्टिंग टर्मिनल है, V- टर्मिनल है, उसके करस्पॉन्डिंग आप कौन कौन से इनपुट्स को अप्लाई कर सकते हो, CA1, CA2, CA3, CA4, CA5, CA6,
CA7 CA जो है वो कंपैरेटर ए के बारे में बताता है और ये डिफरेंट इनपुट्स हो सकते हैं, इनको हम आगे और डिटेल में स्टडी करेंगे। फिलहाल आप इनको एज अ इनपुट कंसीडर करिए क्योंकि हमारा यहाँ पे मेन फोकस है कि कंपैरेटर ए कैसे काम करता है। तो हम इनमें से किसी एक को चूज कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे और फिर वो जो भी वैल्यूज V प्लस या V माइनस टर्मिनल्स पर अप्लाई होंगी उनके बेसिस पे आपको एक रिजल्ट मिलेगा, या तो वो रिजल्ट हाई होगा या फिर वो रिजल्ट लो होगा। किस बात पे डिपेंड करेगा? अगर V प्लस टर्मिनल पे जो अप्लाई वैल्यू है वो अगर बड़ी है V माइनस वाले टर्मिनल के कंपैरिजन में तो आपको हाई रिजल्ट मिलेगा, और V माइनस वाले टर्मिनल पर अप्लाई वैल्यू अगर बड़ी है V प्लस के कंपैरिजन में तो आपको एक लो रिजल्ट मिलेगा। तो होपफुली ये बात आप समझ गए होंगे। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कि क्या-क्या मैंने बात बताई है। एक आपका बेसिक कंपैरेटर जिसे कंपैरेटर ए बोला जा रहा है, जिसके 2 टर्मिनल V+ और V- यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसका आउटपुट इन्हीं V+ और V- के बेसिस पर या तो हाई या लो मिलता है, और ये आउटपुट आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? CA आउट वाले पिन पर देखने को मिलता है। साथ ही साथ आउटपुट में 2 और बिट हैं, जिसमें से एक है CCI1B जो कि टाइमर ए के लिए एक इनपुट टाइमिंग के का एक सोर्स बनता है, वहां पर इसको यूज किया जा रहा था, हमने देखा था टाइमर ए में इसको। और दूसरा है जिसे हम कंपैरेटर ए इंटरप्ट फ्लैग बोलते हैं, जो कि इंटरप्ट को रिकॉग्नाइज करने के समय यूज किया जाता है। हम कंपैरेटर ए के आउटपुट को एक फिल्टर के थ्रू पास कर भी सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर ऑप्शनल का मतलब है कि आप चाहो तो फिल्टर के थ्रू, जो कि यहाँ पे एक आरसी फिल्टर अवेलेबल है, उसके थ्रू पास करो या ना पास करो। अगर पास करना है तो जो CAF वाला बिट है इसको आपको 1 करना पड़ेगा, अदरवाइज इसको आप 0 कर दोगे। नेक्स्ट और क्या-क्या बात बताई गई है? जो आपके इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स हैं, इन पे आप रेफरेंस वोल्टेजेस भी लगा सकते हो। यहाँ पे 3 डिफरेंट रेफरेंस वोल्टेजेस दिए होते हैं, 1/4 VCC, 1/2 VCC और एक फिक्स वोल्टेज जिसे V डायोड से रिफर करते हैं। उनमें से किसी एक को चूज करके उसको या तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल या फिर इन्वर्टिंग टर्मिनल किसी एक पर भी अप्लाई करवाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल रजिस्टर। अगर आप इसको यूज नहीं करना चाहते हो तो मत यूज करिए। तब आप इनपुट में क्या यूज कर सकते हो? डिफरेंट कंपैरेटर के इनपुट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर CA0, CA1, CA2 अप्लाई किया गया है, इनमें से किसी एक को चूज कर सकते हो। उसी तरह से इन्वर्टिंग में CA1, CA2 से लेकर के CA7 ये वाले इनपुट्स अवेलेबल रहते हैं, इनमें से किसी एक को चूज करके इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करवा सकते हो। अब ये जो पूरा का पूरा ये कंपैरेटर ए है, इसको कैसे आप कंट्रोल करोगे? इसके लिए कंट्रोल रजिस्टर को आपको स्टडी करना पड़ेगा। आइए हम लोग देखते हैं कैसा होता है इसका कंट्रोल रजिस्टर। चलिए, तो ये है कंट्रोल रजिस्टर, होपफुली आप इसको देख पा रहे होंगे। कंट्रोल रजिस्टर यहाँ पे दिया हुआ है। तो कंट्रोल रजिस्टर में आइए इसको समझ लेते हैं। तो हाँ, कंट्रोल रजिस्टर आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो कंट्रोल रजिस्टर में आप देख रहे हो ये 8 बिट का कंट्रोल रजिस्टर है। बिट 0, बिट 1, 2, 3, इधर है 4, 5 और इधर है 6 और 7। हमें इनको एक-एक करके स्टडी करना होगा। सबसे पहले हम देख रहे हैं जो 7th वाला बिट है, इस पर क्या लगा हुआ है। तो 7th वाला जो बिट है इसको हम बोलते हैं CAEX। बिट 7 पे ये लगा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? कंपैरेटर ए प्लस एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब क्या है कि अगर हम इस बिट को 1 कर देते हैं तो कंपैरेटर ए पे जो लगे इनपुट हैं, यानी कि V प्लस और V माइनस वाले टर्मिनल पे जो लगे हुए इनपुट हैं वो आपस में एक्सचेंज कर दिए जाएंगे। तो क्या कर रहे हैं? दिस बिट एक्सचेंजेस द कंपैरेटर इनपुट्स एंड इन्वर्ट्स द कंपैरेटर आउटपुट। तो ऐसा क्यों करते हैं? अगर हम इन आपस में एक्सचेंज कर देंगे दोनों इनपुट्स को तो आपका जो आउटपुट है वो भी इन्वर्ट हो जाएगा। तो इन्वर्टेड आउटपुट लाने के लिए इस बिट को हम 1 या 0 एज पर द नीड जो भी है वो कर सकते हैं। बिट नंबर 6 पर क्या लगा हुआ है? CARSEL। CARSEL यानी कि कंपैरेटर ए रेफरेंस सिलेक्ट। ठीक है, तो कंपैरेटर ए रेफरेंस सिलेक्ट में क्या करेंगे? दिस बिट सिलेक्ट्स विच टर्मिनल CAREF इज अप्लाइड टू। तो मैंने बताया था कि 3 डिफरेंट वोल्टेजेस यानी कि VCC डिवाइड बाई 2, VCC डिवाइड बाई 4
और एक फिक्स वोल्टेज जो 3 थे, उनमें से किसको जो है, जिसको भी आप चूज करते हो, उसको आप नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगाना चाहते हो या इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगाना चाहते हो, वो इस बिट से डिसाइड होता है, बिट नंबर 6 से। तो इसमें लेकिन 2 केसेस बनते हैं। अगर CAEX वाला बिट 0 है, मतलब जो अभी हमने 7th वाला बिट पढ़ा है, अगर उस बिट की वैल्यू 0 है तो उस समय क्या होगा, उस समय 6 वाले प्लेस पर, बिट 6 वाले प्लेस पर अगर 0 है तो VCA रेफरेंस वाली जो वैल्यू है वो पॉजिटिव टर्मिनल पर अप्लाई की जाएगी। और अगर 1 है तो उस केस में क्या होगा, VCAREF इज अप्लाइड टू द नेगेटिव टर्मिनल। यानी कि जो भी रेफरेंस वोल्टेजेस आपने चूज किया है उसको आप पॉजिटिव टर्मिनल पे लगाना चाहते हो या नेगेटिव टर्मिनल पे लगाना चाहते हो, वो बिट नंबर 6 से डिसाइड होता है। लेकिन जो बिट 7 थी वो लगे हुए दोनों इनपुट्स को आपस में एक्सचेंज कर सकती थी। तो उसी यानी कि बिट 6 और 7 जो है वो आपस में इंटर रिलेटेड है। और बिट 6 में बात बताया जा रहा है कि अगर बिट 7 पे आपने 1 रखा है तो यही काम जो है, जो ऊपर आप हमने बताया, ये आपस में इन्वर्टेड हो जाएगा। यानी कि CAR-SEL वाली बिट पे अगर 0 होगा तो CAREF जो है वो नेगेटिव टर्मिनल पर अप्लाई किया जाएगा, और 1 होने के केस में CAREF को अप्लाई कहाँ किया जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल पर अप्लाई कर दिया जाएगा। तो होपफुली इतनी बात जो मैंने बताई है ये आपको समझ में आई होगी। क्या मैंने बताया कि जो 7th वाला प्लेस है, इस पर 1 या 0 करने से कंपैरेटर के लगे जो बिट्स हैं वो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। और बिट नंबर 6 पर हमने क्या बताया, बिट नंबर 6 पे ये बताया कि जो भी डिफरेंट रेफरेंस वोल्टेजेस थे उसमें से किसको आप पॉजिटिव टर्मिनल पे लगाना चाहते हो और किसको नेगेटिव टर्मिनल पे लगाना चाहते हो, वो डिसाइड कर रहे थे बिट नंबर 6 से। अब आ जाते हैं हम लोग बिट नंबर 4 और 5 पर, जहां पर CAREF यानी कि कंपैरेटरी रेफरेंस वोल्टेजेस दिए हुए हैं, 2 बिट हैं, तो 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो है इसके बनते हैं। जो 0-0 का कॉम्बिनेशन है वो क्या कहता है, इंटरनल रेफरेंस ऑफ एन एक्सटर्नल रेफरेंस कैन बी अप्लाइड। यानी कि इस केस में कोई भी वोल्टेज जो है वो हम ये रेफरेंस वोल्टेज जो है वो चूज नहीं कर रहे हैं। 0-1 के केस में हम क्या कर रहे हैं, VCC डिवाइड बाई 4, यानी कि 0.25 इंटू VCC भी इसको बोल सकते हैं, मतलब VCC का 1/4 जो है वही अप्लाई कर रहे हैं एज अ रेफरेंस वोल्टेज। 1-0 के केस में क्या करेंगे, VCC डिवाइड बाई 2 कर लेंगे। और 1-1 के केस में डायोड रेफरेंसेस सिलेक्टेड, मैंने बताया था डायोड, वी डायोड का मतलब था एक फिक्स वोल्टेज जो है वो यूज किया जा रहा था। अगर आपको उसको चूज करना है तो CAREF वाले बिट्स को क्या करना पड़ेगा, 1-1 पर सेट करना पड़ेगा इस दिए गए कंट्रोल रजिस्टर में। तो होपफुली समझ में आए होंगे। तो ये देखिए सारी बिट्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड होती हैं। बिट नंबर 4-5 से आप डिसाइड कर रहे हो कि कौन सा रेफरेंस वोल्टेज जो है वो आपने चूज किया है। अब यही रेफरेंस वोल्टेज पॉजिटिव टर्मिनल पे लगाना है या नेगेटिव टर्मिनल पे लगाना है, वो बिट नंबर 6 से डिसाइड हो रहा था। और फिर यही जो पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल पे लगा, इनको आपस में एक्सचेंज करना है, ये बिट 7 से डिसाइड हो रहा था। बात करते हैं बिट नंबर 3 पर क्या लगा हुआ है, CA ऑन। तो ये मैंने देखिए अभी शुरुआत में इस वाली बिट की बारे में बात की थी। CA ऑन से हमारा मतलब है कि कंपैरेटर ए ऑन बिट, यानी कि कंपैरेटर को आपको ऑन करना है या ऑफ करना है वो इस वाले बिट से हम डिसाइड करेंगे। लिखा हुआ है कंपैरेटर ए प्लस ऑन, दिस बिट टर्न्स ऑन द कंपैरेटर, कंपैरेटर को ऑन करती है ये बिट। व्हेन द कंपैरेटर इज ऑफ इट कंज्यूम्स नो करंट। तो हम अगर कंपैरेटर को ऑफ करते हैं तो ये कोई भी करंट कंज्यूम नहीं करती है, करंट को सेव करती है, और इसलिए हम जब जरूरत नहीं होती है तो इसको ऑफ कर देते हैं। CA ऑन बिट अगर 0 होता है तो कंपैरेटर ऑफ होता है, और अगर आपको कंपैरेटर को ऑन रखना है तो CA ऑन बिट को इस कंट्रोल रजिस्टर में आपको 1 पर पुट करना पड़ेगा। होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं, अगला बिट है बिट नंबर 2 पर इसको लगाया गया है CAIES। इस बिट का क्या मतलब है, कंपैरेटर ए इंटरप्ट एज सिलेक्ट बिट, कंपैरेटर ए एज सिलेक्ट बिट। तो मतलब जो आपको इंटरप्ट सिग्नल मिलेगा वो कब मिले, मतलब जब जो आपका ट्रांजिशन है वो हाई से लो हो रहा हो तब मिले, या लो टू हाई हो रहा हो तब मिले, हाई टू लो हो तब मिले। तो वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, अगर इस बिट पर आपने 0 रखा हुआ है तो राइजिंग एज, जो राइजिंग एज होगा उस समय आपको इंटरप्ट जो है वो एज सिलेक्ट करेगा, और अगर 1 होगा तो फॉलिंग एज पर जो इंटरप्ट है उसको
उसको कंसीडर करवाया जाएगा। बात करते हैं बिट नंबर 1 पर क्या लगा हुआ है, CAIE, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंपैरेटर ए इंटरप्ट इनेबल। आप इंटरप्ट को इनेबल करना चाहते हो, इंटरप्ट को डिसेबल करना चाहते हो, आप इस वाली बिट का यूज कर सकते हो। अगर इस बिट पर आपने 0 रखा हुआ है, इंटरप्ट सिग्नल डिसेबल होगा। अगर इस वाले बिट पर आपने 1 रखा हुआ है, तो इंटरप्ट सिग्नल जो है वो इनेबल होगा। मतलब अगर इस बिट पर आपने 1 रखा है, तो ही इंटरप्ट इनेबल होगा और तो ही इंटरप्ट को एक्नॉलेज किया जाएगा। अगर आपने डिसेबल कर दिया है, तो उस केस में इंटरप्ट वाला जो सिग्नल है वो आपको नहीं मिलेगा, इंटरप्ट को एक्नॉलेज या नहीं किया जाएगा। चलिए, नेक्स्ट वाला बिट कौन सा है, अगला बिट है CAIFG। तो CAIFG को हम क्या बोलते हैं, कंपैरेटर ए इंटरप्ट फ्लैग। क्या बोलते हैं, कंपैरेटर ए इंटरप्ट फ्लैग। तो ये बिट क्या बताती है, अगर इस बिट पर आपने 0 रखा हुआ है, तो ये क्या बताती है, नो इंटरप्ट इज पेंडिंग। कोई भी इंटरप्ट जो है वो पेंडिंग नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी इंटरप्ट ऐसा नहीं है जिसको सर्विस किया जाना अभी बाकी है। और अगर इस बिट पर 1 है, तो ये क्या बताएगी कि इंटरप्ट को रिकॉग्नाइज किया गया है, यानी कि आपको इंटरप्ट को सर्विस करना है, यानी कि इंटरप्ट पेंडिंग है। तो ये था कंट्रोल रजिस्टर ऑफ कंपैरेटर ए। तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि जितने भी टाइमर्स हैं या कंपैरेटर्स हैं, ये सभी के सभी कैसे गवर्न होते हैं, इनकी फंक्शनिंग, सभी की फंक्शनिंग जो है इनके रिस्पेक्टिव कंट्रोल रजिस्टर से फंक्शनिंग को गवर्न किया जाता है। कंट्रोल रजिस्टर में जो भी हम बिट्स प्रोवाइड करेंगे, उसी के बेसिस पर ये कंपैरेटर काम करता है, या जो भी टाइमर पढ़ाए थे वो भी अपने रिस्पेक्टिव कंट्रोल रजिस्टर के अकॉर्डिंग ही काम करते थे। तो होपफुली आज के क्लास में जितनी भी बात आपको बताई गई है, ये बात आपको समझ में आई होगी। और आज के क्लास में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग बात करेंगे एडीसी के बारे में, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के बारे में देखेंगे। और इसी कंपैरेटर का यूज करते हुए देखेंगे कि कैसे क्या-क्या चीजें यूज हो रही हैं और एमएसपी 430 में किस तरीके से इसको यूज किया जा रहा है। तो चलिए ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।